तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको गूगल में आ जाना है। गूगल में आपको टाइप करना है ITR फाइलिंग। तो ITR फाइलिंग आप टाइप करेंगे, उसके बाद देखिए आपको नज़र आएगा होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो होम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से विंडो नज़र आएगी। तो यहाँ पे अगर आपने कभी भी ITR फाइल नहीं की है, फर्स्ट टाइम आप ITR फाइल करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको लॉगिन ID क्रिएट करना पड़ेगा इनकम टैक्स पोर्टल पर। तो इसके लिए आप रजिस्टर पहले कर लें। तो रजिस्टर करने के लिए कैसे कर पाएंगे, इसके ऊपर भी मैंने डिटेल में वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप जाएँ और देख लें। तो उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे तो आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपकी यूज़र ID में आपका पैन नंबर मांगेगा, वो आप फिल कर दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए। उसके बाद पासवर्ड कर दीजिए, ये चेक बॉक्स पर जरूर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। तो जैसे ही कंटिन्यू करेंगे तो देखिए आपको आपने लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरीके से डैशबोर्ड नज़र आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आपको सबसे पहले तो ITR फाइल शुरू करने से पहले आप अपना एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट, जिसको आप AIS भी बोलते हैं, इसको एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। क्योंकि यहाँ पर आपकी जो भी इंटरेस्ट की इनकम होती है, कोई डिविडेंड आपको मिला है, छोटी मोटी आपने कोई ट्रांजैक्शन की है, तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगी। तो इसके ऊपर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद प्रोसीड करना है। उसके बाद AIS दोबारा आपको नज़र आएगा, उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए आपको टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी दिखाएगा, AIS दिखाएगा। तो AIS आपका एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट होता है, जो कि डिटेल्ड में आपको ट्रांजेक्शन बता देता है, आपकी पूरी डिटेल दिखा देता है। और टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी आपकी थोड़ा ही समराइज्ड फॉर्म में आपको दिखाता है। जैसे आप टैक्स पेयर इन्फॉर्मेशन समरी पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए आपको जो सैलरी मिली है वो दिखा दी है, कोई डिविडेंड आपको मिला है 24 रुपये का, वो भी दिखा दिया है। आपने कोई सिक्योरिटीज़ या यूनिट ऑफ म्यूचुअल फंड सेल परचेज़ किए हैं, वो वहाँ पे दिखा दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई FD का इंटरेस्ट है, बैंक का इंटरेस्ट है, वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ जाने वाला है। कोई प्रॉपर्टी आपने परचेज़ की है, तो सारी ही डिटेल यहाँ पर नज़र आ जाती हैं। तो इसलिए ITR को फाइल करने से पहले इस डिटेल को भी आप एक बार ज़रूर क्रॉस चेक कर लें। और अगर आपको लगता है कोई डिटेल आपकी यहाँ मेंशन नहीं की हुई है, तो आप उसको ज़रूर दिखा के चलें। तो चलिए दोबारा हम अपने डैशबोर्ड पे आ जाते हैं और अपनी ITR फाइलिंग को शुरू करते हैं। तो या तो आप फाइल नाउ कर सकते हैं, या फिर आप ई फाइल में आएँ, इनकम टैक्स रिटर्न पे क्लिक करें, फाइल इनकम टैक्स रिटर्न, सिलेक्ट असेसमेंट ईयर 2024-25, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू कर दीजिए, स्टार्ट न्यू फाइलिंग, इंडिविजुअल ही रहेगा, कंटिन्यू। उसके बाद आप यहाँ से ITR 1 फॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए, प्रोसीड विद ITR 1, लेट गेट स्टार्टेड। उसके बाद देखिए अगर आपकी टैक्सेबल इनकम आप 2.50 लाख से ज़्यादा दिखाते हैं तो ये वाला ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। अगर 2.50 लाख से ज़्यादा नहीं दिखाते हैं तो उनमें से कोई एक ऑप्शन चूज़ कर लीजिए, ये वाला। अगर आपको लगता है कि आपने फॉरेन ट्रैवल किया है और वहाँ पे 2 लाख से ज़्यादा खर्चा किया है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन 1 लाख से ज़्यादा है पूरे फाइनेंशियल ईयर के अंदर, आप बोल सकते हैं बिजली का बिल, अगर ये दोनों ही ऑप्शन नहीं है तो आप अदर ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ पर हम 2.50 लाख से ज़्यादा की इनकम दिखाएंगे, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन जो है वो चूज़ कर लेते हैं। अब इसको कंटिन्यू कर देते हैं। उसके बाद इसको ओके कर दीजिए। उसके बाद देखिए कुछ आपको इस तरीके से चीज़ें नज़र आ जाएंगी। तो आपको एक एक करके सारे ही टैब ये जो है कंफर्म करते चले जाने हैं। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड और टोटल टैक्स लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम करते हैं पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आप कहीं भी क्लिक कर दीजिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका नाम वगैरह आपको दिख जाएगा, पैन नंबर, आधार नंबर। थोड़ा नीचे आएंगे तो कॉन्टैक्ट डिटेल नज़र आ जाएगी। थोड़ा और नीचे आएंगे तो ये आपसे पूछेगा नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। तो इस पर क्लिक करेंगे तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, स्टेट गवर्नमेंट है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। थोड़ा नीचे आएंगे PSU पेंशनर है, अदर पेंशनर है या अदर्स हैं। तो अगर आप देखिए गवर्नमेंट एम्प्लॉई नहीं है, कोई पेंशन आपकी नहीं आती है, तो आप अदर्स का ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। मीन्स आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉई हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एम्प्लॉइज़ नहीं है, तब भी आप जो है अदर ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। तो अदर ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए यहाँ आपसे ये पूछेगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डू यू विश टू एक्सरसाइज द ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC ऑफ ऑप्टिंग आउट ऑफ न्यू टैक्स रेजिम। क्या आप न्यू टैक्स रेजिम को ऑप्ट आउट करना चाहते हैं? तो बिल्कुल करना चाहता हूँ। मैं ओल्ड टैक्स रेजिम के अंदर अपनी ITR को फाइल करना चाहता हूँ, तो इसलिए मैं इसको येस कर दूंगा। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में ITR फाइल करना चाहते हैं तो फिर इसको नो रहने दीजिए। उसका थोड़ा सा नीचे आएंगे, आपकी बैंक डिटेल आएंगी। तो यहाँ पे देखिए आपकी जो बैंक डिटेल है यहाँ पे वैलिडेटेड होना चाहिए, तभी ये आपको आगे बढ़ने देगा, अदरवाइज आपको बैंक पहले वैलिडेट करना पड़ेगा। उसके बाद आप कंफर्म कर दीजिए। तो जैसे ही कंफर्म करेंगे तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो कंफर्म हो चुकी है। इसी तरीके से आपको एक एक करके सारी ही इन्फॉर्मेशन कंफर्म कर लेनी है। अब देखिए ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर हम क्लिक कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही मैं ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको वो सैलरी एग्जम्पशन देगा। अब यहाँ पर जो हम ITR फाइल कर रहे हैं वो पेंशनर के लिए ITR फाइल कर रहे हैं, तो पेंशनर जो होता है उसको किसी भी तरीके की एग्जम्पशन नहीं मिलती है सैलरी की। ये नॉर्मली जो है सैलरीड एम्प्लॉय के लिए एग्जम्पशन होती हैं, तो बट पेंशनर के लिए किसी भी तरीके की एग्जम्पशन नहीं होती है। तो सिंपली आपको नीचे आ जाना है, इसको इग्नोर कर देना है और इसको कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी ही आपका कुछ डेटा यहाँ पे आपको नज़र आ जाएगा। जैसे यहाँ पर भी ये डेटा जो है उठा रहा है एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से। तो एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से इसने ग्रॉस सैलरी जो है 1,90,000 की उठाई हुई है।
तो आप देखिए आपने जो एक्चुअल डेटा बनाया है वहाँ पर देखिए आपकी जो एक्चुअल पेंशन है पूरे साल की वो 4,68,255 है। तो आपको अगर इस तरीके से डेटा जो है आपको लगता है बहुत कम नज़र आ रहा है तो आप अपनी एक्चुअल जो फिगर है जो आपके अकाउंट में पेंशन आई है आपको या जो आपकी ग्रॉस पेंशन है टीडीएस कटने से पहले तो वो आप यहाँ फिल कर सकते हैं। तो मेरे केस में 4,68,255 आना चाहिए यहाँ पे। तो मैं क्या करूँगा इसके लिए आपको जो ये एडिट का बटन आ रहा है आप इस एडिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा सैलरी एज पर सेक्शन 17 सबसेक्शन 1। तो यहाँ पर सैलरी ही लिखा होता है तो आप यहाँ पर पेंशन की अमाउंट जो है वो फिल कर देंगे। तो देखिए जो ये 1,90,554 है इसको मैं चेंज कर दूंगा, इसको एडिट कर दूंगा और अब मैं इसकी जगह जो है 4,68,255 लिख दूंगा। तो देखिए मेरी 4,68,255 की पेंशन थी। अब थोड़ा सा मैं नीचे आऊँगा तो देखिए आपको जैसा कि मैंने बताया था किसी भी तरीके का एग्जम्पशन अलाउंस आपको पेंशन इनकम से मिलता नहीं है। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। तो आपकी जो नेट सैलरी आ गई है वो 4,68,000 आ गई है। अब बाय डिफ़ॉल्ट ही आपको कुछ नहीं करना होता। आप सैलरीड एम्प्लॉय होते हैं, पेंशनर होते हैं तो आपको सेक्शन 16 सबसेक्शन 1A के अंदर आपको जो है IA के अंदर आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल जाती है 50,000 की। तो बाय डिफ़ॉल्ट ही ये मिल जाती है। तो आपकी देखिए डिडक्शन मिलने के बाद आपकी जो चार्जेबल सैलरी आ गई है वो आ गई है 4,18,255। तो देखिए यहाँ पर मेरी नेट पेंशन इनकम आ गई है 4,18,255। तो आप इसको सेव कर सकते हैं। तो देखिए मेरी ये सेव हो गई है। अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लूँगा। तो जैसे ही मैंने इसको नीचे स्क्रॉल डाउन किया तो देखिए इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप यहाँ दिखा सकते हैं। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अगर आपकी है तो आप इसको एडिट कर लीजिए। अब देखिए जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो आप जब सिलेक्ट के ऑप्शन पे आएंगे तो 2 ऑप्शन आपको यहाँ नजर आएंगे, सेल्फ ऑक्यूपाइड लेट आउट और डीम्ड लेट आउट। तो अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है मीन्स आप जिस घर में रहते हैं अगर आपने कोई होम लोन उसके ऊपर लिया हुआ है तो आप सेल्फ ऑक्यूपाइड जो है वो चूज़ कर ले सकते हैं। और यहाँ पे मैक्सिमम आपको जो इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा वो 2 लाख तक की ही डिडक्शन मिलेगी। अगर आपने जो इंटरेस्ट पे किया है वो पूरे साल के अंदर 2 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको मैक्सिमम 2 लाख ही यहाँ पे लेना है। और बट अगर आपने कोई एक्चुअल पे किया तो आप यहाँ फिगर डाल सकते हैं। बट मेरे केस में जो है सेल्फ ऑक्यूपाइड नहीं है, लेट आउट प्रॉपर्टी है, तो मैं यहाँ पर लेट आउट जो है वो चूज़ कर लेता हूँ। तो देखिए यहाँ पर रेंटल इनकम भी जो है मैंने यहाँ लिखा हुआ है 20,000 रुपये का रेंट जो है इनको आता है इन पेंशनर को। तो 2,40,000 रुपये का रेंट हो गया। तो यहाँ देखिए मैं पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेता हूँ। ग्रॉस रेंट आप यहाँ फिल कर लेंगे 2,40,000। तो चलिए ये सारी इन्फॉर्मेशन मैं फिल कर लेता हूँ। तो देखिए 2,40,000 का ग्रॉस रेंट हो गया, म्यूनिसिपल टैक्सेस कुछ नहीं है। तो यहाँ क्या होता है हाउस प्रॉपर्टी केस में जो भी आपकी ये एनुअल वैल्यू आती है इसमें से वो 30% आपको बाय डिफ़ॉल्ट ही डिडक्शन देता है। जैसे कि आपने पेंशन के केस में देखा था, सैलरी के केस में देखा था, वहाँ आपको 50,000 की बाय डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलती है। यहाँ पर भी आपको जो भी यहाँ पे आपकी एनुअल वैल्यू आएगी उसमें से 30% की बाय डिफ़ॉल्ट डिडक्शन मिल जाएगी जो कि 72,000 रुपीज़ हो जाता है। इसी तरीके से अब ये जो पेंशनर हैं इनका होम लोन चल रहा है, उन्होंने इसके ऊपर जो इंटरेस्ट की पेमेंट करी है वो उन्होंने पे किया है 28,765। तो दोस्तों ये जो आपको इंटरेस्ट की डिडक्शन लेनी है आप अपने बैंक में जाएँ, आप वहाँ से अपना लोन का सर्टिफिकेट ले लें फाइनेंशियल ईयर 22-23 के लिए। वहाँ पे आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी नज़र आ जाएगा और साथ ही साथ आपको वहाँ पर आपने का जो इंटरेस्ट गया है पूरे साल में वो भी नज़र आ जाएगा। तो प्रिंसिपल अमाउंट आपका 80C के अंदर कवर हो जाएगा और इंटरेस्ट आप जो है यहाँ पर क्लेम कर लेंगे। तो देखिए यहीं पर मैंने सारी डिटेल भी मेंशन की हुई है और जो मेरी इनकम आ गई है हाउस प्रॉपर्टी से वो 1,39,235 आ गई है। तो 2,40,000 मेरा टोटल था जिसमें से 72,000 की मुझे डिडक्शन मिल गई। 28,000 का मेरा जो इंटरेस्ट था बोरोड कैपिटल के ऊपर वो लेस हो गया। तो मेरी इनकम जो आ गई हाउस प्रॉपर्टी से वो 1,39,235 आ गई। अब मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ। तो देखिए मेरी ग्रॉस सैलरी जो थी वो ऐड हो चुकी है 4,18,255। थोड़ा सा नीचे मैं आता हूँ तो 139 की मेरी जो है हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ जाती है। अब मैं फर्दर नीचे आ जाता हूँ तो देखिए जब आप नीचे आएंगे तो आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का टैब जो है वो नज़र आ जाएगा। तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में देखिए दोस्तों ये आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो 26AS से या एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट से ऑटोमेटिकली ही उठा रहा है। तो जैसा ही मैंने आपको बोला है कि आप अपनी जो एक्चुअल फिगर है उनसे एक बार इसको जरूर चेक कर लीजिए क्योंकि हो सकता है कि अभी जो आपका AIS हो या 26AS हो पूरी तरीके से जो है अपडेटेड ना हो। तो आपके पास जो एक्चुअल डेटा है उससे एक बार जरूर इसको कंपेयर कर लीजिए। तो देखिए यहाँ पर डिविडेंड इनकम 30 रुपीज़ दिखा रहा है, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो देखिए ये जो पेंशनर है इन्होंने एक FD करवाई हुई है और डिपॉजिट से इनको जो इंटरेस्ट आ रहा है वो 34,000 का ये ले रहा है। बट हम अपनी एक्सेल में देख लेते हैं। एक्सेल के अंदर देखिए जो सेविंग बैंक से इनको इंटरेस्ट आ रहा है वो 7654 का आ रहा है। उनकी 2 FD है, IDFC बैंक के अंदर है और पंजाब नेशनल बैंक के अंदर है। दोनों को ही मैं ऐड कर दूं तो इनका जो इंटरेस्ट आता है वो आता है 72,509 और डिविडेंड 30 रुपये का आता है। तो डिविडेंड की इनकम यहाँ 30 रुपीज़ तो ठीक आ रही है बट ये जो डिपॉजिट से इंटरेस्ट है वो केवल 34,399 ही आ रहा है। जबकि उनका जो FD से इंटरेस्ट है IDFC और PNB को मैं ऐड कर दूँ तो 72,509 बनता है। तो चलिए अब हमें ये जो फिगर है ये भी एडिट करनी
करनी पड़ेगी। तो इसको एडिट करने के लिए क्या करना है, जो चेक बॉक्स आपको नजर आ रहा है इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए ऊपर एडिट का बटन जो है ये हाईलाइट हो जाएगा। तो इस एडिट के ऊपर क्लिक कर दीजिए और ये जो आपका फिगर है 34,399 अब आप इसको मैन्युअली हाथ से चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसको 72,509 कर दिया क्योंकि जो मेरा इंटरेस्ट है एफडी के ऊपर वो 72,509 है। तो अब मैं इसको जो है सेव कर देता हूं। तो देखिए जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा दोबारा से आपकी पूरी इनकम दिखा देगा। सैलरी से इनकम 4,18,000, हाउस प्रॉपर्टी से 139, नीचे आप आएंगे तो अदर सोर्सेज से आपकी इनकम जो है वो अपडेट हो चुकी है 72,509। बट यहाँ पर दोस्तों एक और कमी है, देखिए यहाँ पर सेविंग से भी इंटरेस्ट इनको आ रहा है 7654 का, बट यहाँ से सेविंग का इंटरेस्ट कहीं नहीं दिखा रहा है। तो इस तरीके से अगर आपको कोई इनकम यहाँ पर ऐड करनी है तो देखिए यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा इनकम चार्जेबल अंडर द हेड अदर सोर्सेज, डू यू वांट टू ऐड अनदर इनकम, क्या आप कोई और इनकम ऐड करना चाहते हैं। तो मुझे अब यहाँ सेविंग बैंक का इंटरेस्ट भी ऐड करना है, तो मैं ऐड अनदर के ऊपर क्लिक कर देता हूं। तो देखिए जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो आपको इस तरीके से पेज नजर आ जाएगा। तो यहाँ सिंपली आपको देखिए डू यू हैव इंटरेस्ट इनकम फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट इंडिया, तो आपको येस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप येस पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो यहाँ फिगर है 7654 की आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। तो आपने यहाँ मेंशन कर दी है। थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो देखिए थोड़ा सा ऊपर आप जाएंगे तो देखिए आपको देखिए ऑटोमेटिकली जो एफडी का इंटरेस्ट मैंने वहाँ फिल किया था वो 72,509 का, ये देखिए 72,509 का ये आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा। तो ये पहले से ही आपको नजर आ रहा है क्योंकि ये मैं पहले ही फिल कर चुका हूँ। तो सेविंग पे इंटरेस्ट मैंने आपको यहाँ फिल करके दिखा दिया है। आप थोड़ा सा आप नीचे आ जाएंगे तो देखिए अगर आपको कोई इनकम है इनकम टैक्स रिफंड की फॉर्म में तो यस है तो आप इसको कर सकते हैं। इस तरीके से आप ये सारे ही शेड्यूल एक बार देख लीजिए, अगर कोई है तो यस करके आप उसको जो है फिल कर सकते हैं। जब थोड़ा सा आप नीचे आएंगे फर्दर तो देखिए यहाँ पे आपसे पूछेगा एनी अदर, कोई और इनकम भी आपकी है तो आप यस कर दीजिए, है तो उसको आप फिल कर दीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन दे दीजिए। फाइनली ये आपसे पूछेगा डिविडेंड इनकम है, तो डिविडेंड इनकम ये बाय डिफॉल्ट 30 रुपीज़ जो है वो उठा रहा है। थोड़ा सा मैं नीचे आ जाता हूँ तो 30 रुपीज़ देखिए 15 जून 2022 तक की इनकम है, तो इसने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ले ली है। तो अब आप जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपकी आ चुकी है, इनकम की इन्फॉर्मेशन आपकी आ चुकी है। अगर मैं आपको यहाँ एक बात बताता चलूँ, अगर आपकी डिविडेंड इनकम सपोज करें 2,000, 3,000, 5,000 कुछ भी है तो आप एक बार उसको जरूर चेक कर लीजिए और उसको आप इस ब्रेकअप के अकॉर्डिंग दे दीजिए। आपको अगर 5,000 की इनकम है सपोज डिविडेंड की, तो आपको यहाँ इस पीरियड के अकॉर्डिंग उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा कि 15 जून तक आपको कितनी हुई, 16 से जून से लेकर 15 सितंबर के बीच में कितनी हुई, तो वो आपको इस तरीके से ब्रेकअप देना पड़ेगा। तो मेरे केस में 30 रुपीज़ है मात्र और वो भी 15 जून 2022 तक है, तो वो बाय डिफॉल्ट सिस्टम ने ले लिया है। अब मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया मेरी सारी इनकम आ चुकी है। तो सबसे पहले देखिए ये वेरीफाई कर रहा है आपकी इनकम सोर्स डिटेल। सबसे पहले आपकी सैलरी की इनकम आ गई 4,18,000। थोड़ा सा नीचे आऊँगा हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ गई 1,39,000। थोड़ा सा नीचे और आ जाता हूँ तो मेरी डिविडेंड इनकम आ गई है, इंटरेस्ट ऑन फ्रॉम एफडी आ गया है, इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट आ गया है और मेरी टोटल जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ गई है वो आ गई है 80,193। तो देखिए 80,193 मेरी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज आ चुकी है। अब मैं थोड़ा सा इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर देता हूँ तो देखिए मेरी जो ग्रॉस टोटल इनकम आ गई है वो आ गई है दोस्तों 6,37,683। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 6,37,683 की मेरी ग्रॉस टोटल इनकम आ चुकी है। तो इस तरीके से आप एक एक्सेल भी जरूर मेंटेन कर लें, क्योंकि क्या है सपोज करें जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ 26 AS अगर पूरी तरीके से अपडेट नहीं हुआ है या 26 AS या AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन अपडेट भी हो चुका है, बट अगर आपको लगता है वहाँ आपकी इनकम आपको कम नज़र आ रही है तो आप प्लीज़ यहाँ पर अपनी इनकम को कम मत दिखाइए। जो आपकी एक्चुअल इनकम आपके पास है आप उसको ही दिखाइए और उस इन्फॉर्मेशन को आप एडिट कर लीजिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर एडिट करके दिखाया था और आपको एक्चुअल इनकम जो है वहाँ फिल करके दिखाई थी। तो अब सारी इनकम आ चुकी है, अब आप इसको कंफर्म कर दीजिए। तो देखिए जैसे ही आप इसको कंफर्म करेंगे तो आपकी जो ग्रोस टोटल इनकम है 6,37,683 तो ये आपकी यहाँ पर आ चुकी है। अब इसी तरीके से हमें टोटल डिडक्शन का टैब भी जो है करेक्ट कर लेना है। तो टोटल डिडक्शन के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं क्लिक करूँगा तो देखिए यहाँ पर आपको सारी डिडक्शन आ जाएंगी। क्या आपने कोई डोनेशन पे किया है तो इस तरीके से अगर आपने कुछ पे किया है, इसी तरीके से आपने क्या कोई डिडक्शन लेना चाहते हैं सेक्शन 80GJ के अंदर तो यस है तो आप यस कर सकते हैं। थोड़ा सा नीचे आ जाइए। अब देखिए सबसे जो फेमस डिडक्शन होती है दोस्तों वो होती है 80C की, जहाँ पर आप मैक्सिमम 1.50 लाख तक की डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। जहाँ पे आपको अगर आपने कोई PPF परचेज किया है, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम आपने पे किया है, इसी तरीके से आपका कोई प्रोविडेंट फंड करता है, टैक्स सेवर FD आपने ली है, आपके बच्चों की स्कूल फीस जाती है, होम लोन प्रिंसिपल है। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो हमने इंटरेस्ट की डिडक्शन क्लेम की थी, इनका कोई होम लोन चल रहा था तो वहाँ इंटरेस्ट की डिडक्शन तो इनको हाउस प्रॉपर्टी में क्लेम हो गई और जो होम लोन प्रिंसिपल है वो उनको 80C के अंदर कवर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो भी 80C के अंदर अमाउंट होगा वो टोटल मेंशन कर देना है। यहाँ पे आपको ब्रेकअप देने की जरूरत नहीं है कि आपने LIC के लिए कितना पे किया, PPF में कितना डाला, जो भी टोटल आपने पे किया आप यहाँ डाल दीजिए। तो मेरे केस में 80C के अंदर टोटल जो अमाउंट है वो है 69987। तो मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ और यहाँ पर येस करने के बाद देखिए आपसे अमाउंट पूछेगा, आप 69987 की फिगर यहाँ फिल
कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे आपसे फर्दर ये पूछेगा 80 CCD सबसेक्शन 2, जहाँ पर कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट बाय एम्प्लॉयर, अगर ऐसी कोई डिडक्शन है तो आप डाल सकते हैं, बट ये जो है एम्प्लॉय के लिए है, आप पेंशनर है तो आपके केस में एप्लीकेबल नहीं होगी। इस तरीके से देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे सेक्शन 80D के अंदर अगर आपने कोई मेडिक्लेम पॉलिसी ली है या अपने मेडिकल के ऊपर कुछ खर्चा किया है तो आप यहाँ पे जो है इसको चूज कर सकते हैं। तो यहाँ इन्होंने 80D के अंदर भी देखिए 21,654 रुपये का जो है खर्चा किया है, तो मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ। तो जैसे ही मैं येस करूँगा, यहाँ पे अमाउंट आपको फिल करने के लिए नहीं बोलेगा, अमाउंट आपको आगे फिल करनी पड़ेगी, तो आप इसको येस करके रख सकते हैं। नीचे सेक्शन 80E है, अगर आपने कोई एजुकेशन लोन लिया है अपने बच्चों के लिए, वहाँ आपने इंटरेस्ट की पेमेंट की है, तो आप इसको येस करके वहाँ पे अमाउंट डाल सकते हैं। मेरे केस में कोई नहीं है। फर्दर मैं थोड़ा सा नीचे आ जाता हूँ, तो ये देखिए सेक्शन 80TTB। तो क्या होता है, सीनियर सिटीजन के केस में क्या होता है, जो भी उनको FD का इंटरेस्ट आता है, सेविंग का इंटरेस्ट आता है, तो वहाँ पर उनको जो भी टोटल इंटरेस्ट होता है उसके ऊपर उनको जो है 50,000 तक की जो है डिडक्शन जो है वो मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिकली ये 34,399 जो है वो सिस्टम से ले रहे हैं। हम इसको भी आगे जो है करेक्ट कर लेंगे, आगे मैं इसको करेक्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो फर्दर अगर आपको लगता है कोई और इन्फॉर्मेशन तो यस कर सकते हैं, अदरवाइज नो कर सकते हैं। फर्दर ये आपसे पूछ रहा है आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर डिडक्शन, तो अगर आप इसको यस कर देंगे तो आप नीचे देखिए बहुत सारे डिडक्शन आपको नजर आ जाएंगी, जैसे कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम 80DD, 80DDB, 80EE, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फॉर रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी 80EE, उसके बाद सेक्शन 80EEB, अगर आपने कोई इलेक्ट्रिकल व्हीकल परचेज किया है उसके रिस्पेक्ट में कोई डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं, 80GGC, कोई डोनेशन आपने पॉलिटिकल पार्टी को दी है। तो अगर इसमें से कोई आपने इन्वेस्टमेंट की है, आपने कोई डोनेशन वगैरह दी है या कोई खर्चा की है दोस्तों, आप यहाँ चेक बॉक्स पे क्लिक कर देंगे और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप अमाउंट जो है फिल कर सकते हैं। तो बट मेरे केस में कोई नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको नो कर देता हूँ क्योंकि मेरे केस में ये एप्लीकेबल नहीं है, और मैं इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो सारी डिडक्शन भी देखिए मैंने ले ली है। सेक्शन 80C के अंदर 69,987 की मेरी इन्वेस्टमेंट थी, और इतना ही जो है मुझे 80C के अंदर पूरा अमाउंट मिल जाएगा, क्योंकि मुझे यहाँ पे मैक्सिमम 1.50 लाख तक क्लेम हो सकता है। तो 69987 मुझे 80C में मिल गया। नीचे 80TTB के अंदर देखिए, अब मैं इसको एडिट कर दूंगा, क्योंकि 80TTB के अंदर जो मेरा टोटल अमाउंट है आप देख सकते हैं, 80TTB के अंदर जो टोटल अमाउंट है वो 72,509 है, और अगर मैं इसके अंदर सेविंग भी ऐड कर देता तो 80,163 है। बट यहाँ पर जो इंटरेस्ट पेड दिखा रहा है वो केवल 34,399 ही दिखा रहा है, तो इसको भी आपको एडिट करना पड़ेगा। इसको एडिट कर देते हैं। तो चलिए जैसे ही आप इस पे एडिट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे 34,000 दिखा रहा है, आप इसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आपका जो टोटल डिपॉजिट था सेविंग बैंक के अंदर जो डिपॉजिट था और जो FDR के अंदर डिपॉजिट था, तो टोटल डिपॉजिट आपका 80,163 का था, तो आपने यहाँ 80,163 मेंशन कर दिया है। और यहाँ पर जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैक्सिमम जो आपको डिडक्शन मिलती है सेक्शन 80TTB के अंदर, सेविंग बैंक का इंटरेस्ट हो, FD का इंटरेस्ट हो, पोस्ट ऑफिस के अंदर आपकी कोई FD हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर आपकी कोई FD हो, वहाँ से कोई भी जो आपका इंटरेस्ट होता है मैक्सिमम 50,000 तक वो डिडक्ट हो जाता है। तो 80,163 आपकी इनकम कंसिडर कर ली गई, और इसमें से 50,000 का आपको जो है डिडक्शन मिल गई, बाकी जो है आपको 30,163 वो आपको टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसको सेव कर दीजिए। तो देखिए आपकी सारी ही जो इन्वेस्टमेंट आपने की थी सेक्शन 80C से 80 वो सारी आ चुकी है। 80C के अंदर 69,000, 80TTB के अंदर देखिए 80,163 में से 50,000 की आपको रिडक्शन मिल गई। अब थोड़ा सा नीचे आपको आएंगे तो देखिए आपको सेक्शन 80D आपने वहाँ चूज़ किया था उसकी भी आपको मेंशन करनी है, तो आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं सेक्शन 80D, या फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए आपको यहाँ नजर आ जाएगा शो ऑल डिडक्शंस, तो आप इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए सारी ही डिडक्शन आपको यहाँ नजर आ जाएंगी। तो आपको यहाँ सिंपली क्या करना है, सेक्शन 80D डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, ये आप सिलेक्ट कर लीजिए, थोड़ा सा नीचे आ जाइए और अब इसको ऐड कर दीजिए। तो जैसे ही आप ऐड करेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से पेज दिखा देगा। यहाँ सबसे पहले आपको पूछेगा कि इफ़ यू आर इंडिविजुअल वेदर यू और एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग पेरेंट इज सीनियर सिटीजन। तो यहाँ मैं जो पेंशनर की रिटर्न फाइल कर रहा हूँ वो खुद अपने आप में एक सीनियर सिटीजन है, तो वो पूछ रहा है क्या आप और आपके फैमिली मेंबर एक्सक्लूडिंग योर पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है, तो बिल्कुल सीनियर सिटीजन है, वो खुद एक सीनियर सिटीजन है, तो मैंने येस कर दिया है। तो जैसे ही मैं इसको येस करूँगा तो देखिए यहाँ पे आपको वो अमाउंट फिल करने के लिए बोलेगा। तो यहाँ देखिए उन्होंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस तो कोई भी नहीं लिया हुआ अपने लिए, बट उन्होंने अपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऊपर 48,989 का खर्चा किया है। यहाँ पर आप मैक्सिमम प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप के ऊपर 5,000 तक का खर्चा क्लेम कर सकते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मतलब होता है जो रूटीन में आप चेकअप कराते हैं, कोई आपने ब्लड टेस्ट करा लिया या कोई आपने शुगर का टेस्ट करा लिया, किसी भी तरीके के जो छोटे मोटे टेस्ट होते हैं जो आप 5,000 तक पूरे साल में क्लेम कर सकते हैं। इवन यहाँ पर आप कैश में पेमेंट भी कर सकते हैं, बट आपको बिल जो है वो संभाल के रखने पड़ेंगे। इसके अलावा देखिए अगर आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम लिया हुआ है और उसके लिए कोई प्रीमियम पे किया हुआ है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए, तो आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। और मैक्सिमम जैसे अगर मैं बता रहा हूँ ये जो सीनियर सिटीजन है, तो सीनियर सिटीजन के केस में आपको मैक्सिमम 50,000 तक
तक की डिडक्शन जो है वो क्लेम हो जाती है। बट इन्होंने कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं ली हुई है। इसके अलावा इन्होंने कुछ मेडिकल एक्सपेंडिचर भी किए हैं, तो वो 16,756 के मेडिकल एक्सपेंडिचर किए हैं। बट आपको ध्यान रखना है, जो मेडिकल एक्सपेंडिचर आप करेंगे, अगर आपने ये मेडिकल एक्सपेंडिचर को अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अगेंस्ट कोई क्लेम उसका ले लिया है तो फिर आप यहाँ पे क्लेम नहीं कर पाएंगे। बट इनके केस में तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी इनके पास है ही नहीं, तो इसलिए जो भी इन्होंने मेडिकल एक्सपेंडिचर किए होंगे वो बिल किसके संभाल के रखेंगे। तो इस तरीके से देखिए टोटल 21,654 21,654 का उनको जो है 80D के अंदर बेनिफिट मिल जाएगा। तो आप सीनियर सिटीजन है तो मैक्सिमम दोस्तों आप 50,000 तक का जो बेनिफिट है ले सकते हैं। तो ये मैंने जो है 21,654 का जो है 80D की डिडक्शन ले ली है। अब फर्दर देखिए थोड़ा सा नीचे आपसे पूछेगा वेदर एनी ऑफ योर पेरेंट्स इज ए सीनियर सिटीजन, तो क्या आपके पेरेंट्स कोई सीनियर सिटीजन है। तो ऑब्वियस ही बात है, अगर आप खुद सीनियर सिटीजन हैं, आप पेंशनर हैं, तो आपके पेरेंट्स तो सीनियर सिटीजन होंगे ही। तो आप अपने जो पेरेंट्स हैं अगर वो सीनियर सिटीजन है तो आप उनके लिए भी पॉलिसी ले सकते हैं, वहाँ पर भी आपको मैक्सिमम 50,000 तक की जो है डिडक्शन मिल जाती है। बट इन्होंने क्या है इस तरीके से कुछ भी जो है उनके लिए पॉलिसी नहीं ली हुई है। तो यहाँ जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आप येस कर सकते हैं, नो कर सकते हैं, या फिर आप नॉट क्लेमिंग फॉर पेरेंट्स कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने पेरेंट्स के लिए कुछ भी क्लेम नहीं किया है तो आप इसको नो कर सकते हैं। अगर आप येस करेंगे तो फिर आपको यहाँ पर जो है डिटेल मेंशन करनी पड़ेगी। अगर आपने उनके लिए कोई पॉलिसी ली हुई है तो आप यहाँ पर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी की अमाउंट मेंशन कर देंगे, प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का अमाउंट मेंशन कर देंगे और मेडिकल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ पर भी मैक्सिमम 50,000 की डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो मेरे केस में कुछ नहीं है तो मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूँ। तो मेरी जो टोटल डिडक्शन हो गई है सेक्शन 80D के अंदर वो हो गई है 21,654। अब मैं इसको भी ऐड कर देता हूँ। तो देखिए जैसे ही मैंने इसको ऐड किया दोबारा से ये आपको वेरीफाई करने के लिए बोलेगा डिडक्शन। तो 80C की डिडक्शन आ गई 69,000, 80D की डिडक्शन आ गई है 80,000, सॉरी 80D की जो डिडक्शन आ गई है वो आ गई है 21,654। तो देखिए मेरा जो खर्चा था वो 21,664 का था। इतना ही मुझे जो है इसका 80D के अंदर डिडक्शन मिल जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम जो डिडक्शन मिलती है वो 50,000 तक मिलती है। फर्दर थोड़ा नीचे आएंगे तो सेक्शन 80TTB के अंदर जो भी आपको इंटरेस्ट की पेमेंट हुई है, सेविंग के ऊपर हो, FD के ऊपर हो, तो उसमें से 50,000 की डिडक्शन यहाँ मिल जाएगी। अब थोड़ा सा नीचे आ जाइए, टोटल डिडक्शन आपकी हो गई है 1,41,641। तो देखिए यहाँ पर भी जो टोटल डिडक्शन हो गई है वो 1,41,641 की हो गई हैं। तो इस तरीके से देखिए आपकी टोटल डिडक्शन आ गई हैं। अब ये आपको यहाँ वार्निंग देगा, तो ये जो वार्निंग आपको देगा आपको इसको इग्नोर कर दीजिए, ज़्यादा इसको महत्व देने की जरूरत नहीं है। और आप फर्दर फाइनली आप इसको कंफर्म कर दीजिए। तो जैसे ही आपने कंफर्म किया देखिए 3 टैब आपके कंफर्म हो चुके हैं। अब सिंपली आपको टैक्स पेड पे चले जाना है। टैक्स में देखिए इनका जो पेंशनर है इनका किसी भी तरीके का TDS नहीं कटा हुआ, तो सिंपली आप नीचे आएंगे और इसको आप कंफर्म कर देंगे। तो ये भी आपका कंफर्म हो चुका है। उसके बाद टोटल टैक्स लायबिलिटी का टैब बच जाएगा, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी टोटल जो है इसने कंप्यूटेशन दिखा दी है। आपकी ग्रोस टोटल इनकम थी 6,37,683। उसका टोटल डिडक्शन आपकी थी 1,41,641 और आपकी जो टैक्सेबल इनकम आ गई है दोस्तों वो आ गई है 4,96,040। तो यही मेरी आ रही है, इसने इसको राउंड ऑफ कर दिया है 4,96,042। तो 4,96,040 जो है आ गई है। अब जो 4,96,040 है इसके ऊपर जो मैंने ओल्ड टैक्स रिजीम जो है चूज़ किया उसके हिसाब से जो टैक्स स्लैब लगा, जो टैक्स मेरा बन गया वो बन गया 9,802। बट यहाँ पे क्या है दोस्तों, क्योंकि आपकी जो टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख रुपए से कम है, तो इसलिए 5 लाख से कम जब इनकम होती है आपकी टैक्सेबल इनकम, तो जो भी टैक्स आपका लगता है वो सेक्शन 87A के अंदर रिबेट मिल जाता है। तो आपको भी जो 9,802 आपका टैक्स बना उसके ऊपर आपको सेक्शन 87A के अंदर पूरा ही अमाउंट का रिबेट मिल गया और आपका जो फाइनल टैक्स हो गया वो 0 हो गया। तो आप थोड़ा नीचे आ जाएं, फर्दर आप नीचे आ जाएं और लास्ट में इसको कंफर्म कर दें। तो देखिए आपका ये वाला टैब भी कंफर्म हो चुका है। तो आप देखिए थोड़ा सा और नीचे आ जाएं, तो देखिए थोड़ा सा जैसे ही आप नीचे करेंगे तो आपके सारे टैब कंफर्म हो चुके हैं। अब आप इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे तो देखिए यू नीड टू मेक ए पेमेंट ऑफ 0। ना ही आपको कोई रिफंड बनता है, क्योंकि TDS आपका कटा ही नहीं हुआ तो रिफंड मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और ना ही आपकी कोई टैक्स लायबिलिटी बनती है, क्योंकि आपकी जो इनकम है टैक्सेबल इनकम है वो 5 लाख रुपए से कम है। जब 5 लाख रुपए से कम होती है तो जो भी टैक्स बनता है वो सेक्शन 87A के अंदर रिबेट मिल जाता है। तो देखिए आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई, ये आपकी टोटल डिडक्शन आ गई, ये आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई, पूरा ही देखिए आपने इसका कैलकुलेशन कर दी है। टैक्स किसी जगह लगेगा नहीं। अब आपको जो प्रीव्यू रिटर्न आएगा आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपका इस तरीके से ये पेज नजर आ जाएगा। आपका नाम आ जाएगा, आपके फादर का नाम आ जाएगा, आपका सेल्फ यहाँ कर दिया है। अब आप इस चेक बॉक्स के ऊपर क्लिक कर दिए। जैसे ही क्लिक करेंगे तो देखिए आपको ये प्रोसीड टू प्रीव्यू बोलेगा, तो प्रोसीड टू प्रीव्यू के ऊपर क्लिक कर दीजिए। आपको ये पेज नजर आ जाएगा दोस्तों। अब इस पेज को आप अच्छी तरीके से चेक कर लीजिए, जहाँ पे आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी आपने इनकम मेंशन की है, पेंशन की इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी की हो गई, अदर सोर्सेज की होगी, वो सारी एक बार आप चेक कर लीजिए। और अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ मिस्टेक है तो आप उसको एडिट कर सकते हैं।
तो देखिए अब फर्दर आप इसको नीचे स्क्रॉल डाउन कर लीजिए, लास्ट में ये वेरिफिकेशन का पेज आएगा। वेरिफिकेशन के पेज पे आने के बाद आप प्रोसीड टू वैलिडेशन कर दीजिए। तो देखिए मेरी जो वैलिडेशन है वो सक्सेसफुल हो चुकी है, किसी भी तरीके की इसके अंदर एरर नहीं है। अगर आपकी कोई एरर होगी तो यहाँ पे आपको दिखा देगा, जस्ट आपको उस एरर के ऊपर क्लिक कर देना है, तो वो आपको डायरेक्टली ही उस एरर के ऊपर ले जाएगा और आप उसको ठीक कर सकते हैं। फाइनली आप इसको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन कर दीजिए। तो जैसे ही आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन करेंगे तो देखिए ये ई वेरीफाई नाउ बोलेगा, तो आप इसको ई वेरीफाई कर दीजिए और इसको कंटिन्यू कर दीजिए। फर्दर देखिए आप कैसे ई वेरीफाई करना चाहते हैं, बहुत सारे मोड हैं। आप आधार OTP से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, बैंक अकाउंट से कर सकते हैं। तो मैं आधार OTP यूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। तो यहाँ आई एग्री पे क्लिक कर देता हूँ, जनरेट कर लेता हूँ आधार OTP। तो मेरा जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आ गया है। अब मैं इसको वैलिडेट कर देता हूँ और देखिए ये फाइनली आपसे एक परमिशन मांगेगा, आप इसको सबमिट कर दीजिए और फाइनली आपकी जो रिटर्न है वो सबमिट हो चुकी है।